हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिल्डर ब्रो। तो अभी तक की वीडियोस में हमने डेटा लोड करना सीख लिया, चाहे वो पीडीएफ्स हो, डॉक्स फाइल्स हो या वेबसाइट्स हो, राइट। एंड फिर उसके बाद हमने चंकिंग ऑप्टिमाइजेशन भी सीख ली। पर अब आती है सबसे क्रिटिकल स्टेज, जो कि एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने अक्सर सुना होगा कि रैक पाइपलाइन डम आंसर दे रही है। तो इसका सबसे बड़े दो रीजंस होते हैं, एक तो पुअर चंक्स और दूसरा पुअर एम्बेडिंग्स। ओके, तो चंकिंग ऑप्टिमाइजेशन तो हमने सीख ली। अब आते हैं एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन पे। तो सोचो, अगर आपके एम्बेडिंग्स ही गलत कंटेक्स्ट से लिंक हो जाए तो आपका एलएलएम हमेशा गलत चंक्स उठाएगा। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने एम्बेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करके आप एक प्रोडक्शन ग्रेड रैक पाइपलाइन बना सकते हो। तो आज के टॉपिक मेनली थ्योरेटिकल ही रहेंगे, बट आई एश्योर यू कि आप सब कुछ समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन इन रैक। तो सबसे पहले आते हैं एम्बेडिंग्स की डेफिनेशन में कि ये क्या होती है एंड व्हाई डज इट मैटर्स। सो embedding optimization is a technique of improving how text is converted into vectors so that the retrieval becomes more accurate and relevant। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो embedding optimization वो टेक्निक है जिससे हम इम्प्रूव करते हैं कि कैसे टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाए। ओके, ताकि हमारा रिट्रीवल ज़्यादा एक्यूरेट और रिलेवेंट हो। अब पिछली वीडियो में हमने चंकिंग ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, आज एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा। इससे हमारा रैक पाइपलाइन और मजबूत और एफिशिएंट हो जाएगा। कल चंकिंग से थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हुआ, आज उसमें एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी लगाकर वो और ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन में, वाई डज इट मैटर्स। ठीक, तो suppose if an embeddings generator will be bad, this can lead to wrong chunks retrieval, context irrelevancy and on the whole a dumb rack pipeline। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एम्बेडिंग्स बैड है तो वो रॉन्ग चंक से कनेक्ट होंगी। फिर उसके बाद कंटेक्स्ट रिलेवेंस ख़त्म हो जाएगा अगर रॉन्ग चंक्स है तो। और ऑन दी होल कहा जाए तो आपका रैक पाइपलाइन डम बिहेव करेगा। एंड इससे ये पता चलता है कि जो आपकी एम्बेडिंग्स होती है वो आपकी रिट्रीवल क्वालिटी को डिसाइड करती है, राइट। तो आई होप आपको ये सब भी समझ में आ गया होगा। तो अब ये बात होगी एम्बेडिंग्स क्या होती है एंड क्यों करते हैं। अब आते हैं कि आप अपने कोड में कितनी तरह से एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो मेनली हम एम्बेडिंग्स को तीन लेवल पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहला मॉडल लेवल, कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। फिर दूसरा टेक्स्ट लेवल, जहाँ ये देखा जाता है कि टेक्स्ट को कैसे चंक किया गया है। एंड तीसरा और लास्ट, क्वेरी रिट्रीवल लेवल, इसमें ये देखते हैं कि क्वेरी को कैसे सर्च किया जा रहा है, राइट। तो हम एक एक करके सभी तरीके को विजिट करेंगे। तो सबसे पहला आता है मॉडल लेवल ऑप्टिमाइजेशन। इससे आप समझो कि सही मॉडल चूज़ करना हमारा पहला स्टेप है। हर यूज़ केस के लिए अलग अलग मॉडल बेस्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट में अलग अलग एम्बेडिंग मॉडल्स आते हैं, जैसे कि लीगल केसेस के लिए अलग मॉडल आता है एंड मार्केटिंग डेटा के लिए अब अलग मॉडल आता है। तो अब आप खुद सोचो, आपके एक पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से आप एक डोमेन स्पेसिफिक मॉडल लेना चाहेंगे या फिर एक जनरलाइज मॉडल लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप उसी मॉडल को यूज़ करना चाहेंगे जो आपके डोमेन के लिए बना है। फॉर एग्जांपल आपका डोमेन लीगल है, यानी कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कोई रैक सिस्टम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे एक जनरलाइज मॉडल ना लेकर, अगर आपको कोई लीगल एम्बेडिंग्स मॉडल मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कैनॉन टू एम्बेडिंग्स मॉडल मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली इस मॉडल का यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिससे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मिनी एल एम मॉडल ये फास्ट और लाइट है एंड जनरल यूज़ केसेस के लिए परफेक्ट है। जनरल यूज़ केसेस का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई जनरल रैक पाइपलाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप बना रहे हैं या फिर आप अपना कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तब उस केसेस के लिए मिनी एल एम इज़ द बेस्ट रैक पाइपलाइन, सॉरी एम्बेडिंग मॉडल। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है बी जी ई मॉडल, और ये हाई एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। स्पेसिफिकली ये एंटरप्राइज सर्च में यूज़ होता है। अब हाई एक्यूरेसी है
है भी ये जनरलाइज मॉडल, ये जनरलाइज पर्पज़ की यूज़ होता है, पर इससे ज़्यादा इसकी हाई एक्यूरेसी है। तो हाई एक्यूरेसी के लिए ये एंटरप्राइज लेवल पर यूज़ किया जाता है। एंड तीसरा आता है ओपन एआई मॉडल्स। अब आपको भी पता है ओपन एआई मॉडल्स पेड होते हैं। पेड क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी प्रीमियम मॉडल्स एंड मेनली ये ऑलराउंडर है। अभी सभी केसेस में ये एक्सेल करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर एवरी पर्पस। ओके। एंड फिर आता है मल्टीलिंगुअल डेटा के लिए, जहाँ पर आपकी 2 3 4 या बहुत सारी लैंग्वेजेस का डेटा हो। तो उस केसेस में हमारे पास ला बी ऐसी मॉडल होता है। एंड दिस मॉडल इज वेल suited for such tasks where we have multilingual data rack pipeline. And at last, we have legal and we have लीगल स्पेशलाइज मॉडल। ये लीगल डेटा के लिए जैसे कि कैनॉन टू एम्बेडिंग्स वाला मॉडल यूज़ होते हैं। ये इन केसेस के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। राइट। तो अब हमने बात कर ली मॉडल लेवल ऑप्टिमाइजेशन की। अब आते हैं टेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन पर। अब आपको ये पता है कि एम्बेडिंग जनरेशन वाले स्टेप से पहले चंकिंग होती है। राइट। तो कहीं ना कहीं एम्बेडिंग्स का ऑप्टिमाइज होना या ना होना चंकिंग क्वालिटी में बहुत निर्भर करता है। एंड अ स्मार्ट चंकिंग स्ट्रेटजी कैन लीड टू अ बेटर एम्बेडिंग जनरेशन। ये लाइन मैंने यहाँ पर भी लिखी है। चलो अब आगे जाके बात करते हैं कि इसका कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं फिक्स चंकिंग वर्सेस सिमेंटिंग चंकिंग की। तो फिक्स चंकिंग के केस में आपको ही पता है कि वहाँ टेक्स्ट को बिना सोचे समझे फॉर एग्जांपल 500 कैरेक्टर्स पर काट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आधा कंटेक्स्ट चंक ए में होने से और आधा कंटेक्स्ट चंक बी में होने से कंटेक्स्ट लॉस हो जाता है। राइट। ये हमने पढ़ा था। और अब आप खुद सोचो, जब चंक्स में कंटेक्स्ट नहीं रहा तो जो वेक्टर्स एम्बेडिंग बनेंगी वो पुअर क्वालिटी की होंगी, क्योंकि वेक्टर के पास पूरा मीनिंग तो है ही नहीं। अब मानो कि चंक्स आ रहे बुनियाद एंड वेक्टर एम्बेडिंग मकान। अब बुनियादी अच्छी नहीं बनी तो मकान कैसा अच्छा बन जाएगा? समझे? तो यहाँ पर फिक्स एंड चंकिंग में वेक्टर्स एम्बेडिंग एफिशिएंट नहीं होती। पर इसका उल्टा, हमने एक मोस्ट एफिशिएंट चंकिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी जो कि था सिमेंटिक चंकिंग। राइट। आपको याद होगा तो आप समझ रहे होंगे। इसमें क्या होता था कि सिमेंटिंग चंकिंग यूज़ करने से टॉपिंग बाउंड्री का ध्यान रखा जाता है एंड जिससे कोई कंटेक्स्ट लॉस नहीं होता था। अब आप सोचो कि जब एम्बेडिंग मॉडल को एक कंटेक्चुअली कंप्लीट चंक मिल जाएगा तो वो एक बेटर एम्बेडिंग जनरेट करेगा ही करेगा एज़ कम्पेयर टू द केस ऑफ फिक्स्ड चंकिंग। ठीक है। तो इन बातों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे एम्बेडिंग का एफिशिएंट होना या ना होना चंकिंग क्वालिटी में कैसे डिपेंड करता है। बाकी ये दो जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं इनमें भी यही बात कही गई है जो अभी मैंने आपसे करी। राइट। एंड एक रूल ऑफ थंब याद कर लो कि अगर चंकिंग ख़राब है तो दुनिया का कोई भी सबसे महंगा एम्बेडिंग मॉडल भी लाओ, वो काम नहीं करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी सीमेंटिंग चंकिंग और फिक्स चंकिंग कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। ओके। तो अब हमारा टेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। अब आते हैं क्वेरी रिट्रीवल लेवल पे। अब लास्ट में आता है क्वेरी लेवल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ हम बात करते हैं कि डोंट ट्रस्ट द यूज़र्स क्वेरी ब्लाइंडली। तो अक्सर यूज़र बहुत धुंधली क्वेरीज पूछते हैं, जैसे कि इसका मतलब क्या है या पिछले साल का डेटा दिखाओ। तो अब इन 4 5 वर्ड्स की एम्बेडिंग इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो पूरे डेटाबेस में से सही कंटेक्स्ट निकाल सके। तो क्वेरी लेवल ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि हम एक इंटरमीडिएट स्टेप ऐड करते हैं जिसमें यूज़र की क्वेरी को पहले एक एलएलएम के पास भेजते हैं जो उसे रीराइट करके एक डिटेल और क्लियर वर्जन बनाता है। ठीक। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि क्वेरी रीराइट करके हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका असली फ़ायदा ये है कि एलएलएम आपकी धुंधली क्वेरी को एक टेक्निकल सिस्टम में बदल देता है। इससे वेक्टर डेटाबेस को गार्बेज नहीं मिलता बल्कि एक प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो जिससे कि क्या होता है कि रिट्रीवल एक्यूरेसी सीधा आपकी 10x बढ़ जाती है। एंड इसी टेक्निक को हम मल्टी क्वेरी रैक सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये एक एडवांस टेक्निक है जहाँ हम एक सिंगल क्वेरी को मल्टीपल रिलेटेड क्वेरीज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एन एलएलएम। राइट। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल भी ये आ सकता है कि
क्वेरी लेवल ऑप्टिमाइजेशन का एम्बेडिंग से क्या लेना देना। तो सोचो, आपका वेक्टर डेटाबेस एक बड़ा समंदर है, एंड अगर आप उसमें एक पत्थर यानी कि आपकी धुंधली या वेग क्वेरीज को फेंकोगे तो वो कहीं भी गिर सकता है। लेकिन अगर आप एक ऑप्टिमाइज क्वेरी को यानी कि मान लो मैग्नेट को फेंकोगे जो कि ऑप्टिमाइज क्वेरी है, तो वो सीधा लोहे के चंक्स यानी कि हमारे रिलेवेंट डेटा से जाकर चिपकेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम क्वेरी रीराइट करते हैं तो हम एक्चुअली क्वेरी एम्बेडिंग्स की पोजीशन ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं ताकि वो एक्यूरेट रिट्रीवल रिजल्ट निकाल सके। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो गाइस, आज हमने एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का पूरा लॉजिक समझ लिया कि कैसे मॉडल सिलेक्शन, स्मार्ट चंकिंग और क्वेरी रीराइटिंग मिलाकर आप अपने रैग सिस्टम को सुपर इंटेलिजेंट बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा फेज़ 1 जो कि था डेटा इंजेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग आज ख़त्म होता है। एक रिकैप मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस फेज़ में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा था डेटा इंजेक्शन, जिसमें हमने डेटा को अलग अलग सोर्सेज से इंजेस्ट करना सीखा, यानी कि PDF या फिर डॉक्स फाइल या वेब फाइल्स एक्सेट्रा। एंड दूसरी बात हमने सीखा था चंकिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमने सीखा कि टेक्स्ट को कैसे सही तरीके से एक ऑप्टिमाइज वे से चंक किया जाता है। इसमें भी हमने डिफरेंट स्टडीज़ पढ़ी थी, इसके फिक्स चंकिंग, ओवरलैप चंकिंग, सिमेंटिक चंकिंग। एंड आज लास्ट टॉपिक जो हमारा एम्बेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि रिट्रीवल की क्वालिटी टॉप नॉच बने रहे। ठीक, अब हम एंटर कर रहे हैं फेज़ 2 में, जो और भी एक्साइटिंग होने वाला है। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे कि रिट्रीवल मैकेनिक्स क्या होते हैं, एंड इसमें हम डीप डाइव करेंगे सिमिलरिटी सर्च के टाइप्स क्या होते हैं, एंड कोसाइन सिमिलरिटी, यूक्लिडियन डिस्टेंस और डॉट प्रोडक्ट नाम की सिमिलरिटी सर्च स्ट्रेटजीज होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है, कौन कब यूज़ होती है, एंड कैसे हम वेक्टर डेटाबेस से सही इंफॉर्मेशन पुल करते हैं यूजिंग हाइब्रिड सर्च। इन सब के बारे में एक एक करके हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। तो फेज़ 1 के सारे कोर्स स्निपेट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन्हें रिवाइज करना, और मिलते हैं फेज़ 2 की पहली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप इन चीज़ सब का रिवाइज ज़रूर करना, एंड गुड बाय, टेक केयर।